गुड मॉर्निंग क्लास एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर थर्ड अपन ले रहे हैं यूनिट फर्स्ट। और उसी के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को हमने डिटेल में लिया, पर इसी के साथ साथ हमको एक टर्म और लेनी है। ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ ही समझाने होते हैं और वो टर्म है ग्लोबल वार्मिंग। तो आज हम जो डिटेल में लेंगे वो ग्लोबल वार्मिंग। तो हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से ही आगे चलते हैं और उसी के अंतर्गत जो टॉपिक हम लेंगे वो होगा हमारा ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि हम जानते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण ही अर्थ पर लाइफ है। यदि ये नहीं होता तो अर्थ सरफेस टेम्परेचर लगभग -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता और उसके कारण फिर अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। ग्रीन हाउस के कारण ही अर्थ टेम्परेचर रेगुलेट होता है। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि किस तरीके से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हुई है और इससे ग्रीन हाउस गैसेस से टेम्परेचर मेंटेन होता है। किंतु ग्रीन हाउस गैसेस का यदि कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और अर्थ सरफेस अर्थ एटमॉस्फेयर विल बिकम हॉटर, जो कि बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। अर्थ सरफेस के इस प्रकार बढ़ते हुए टेम्परेचर को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रेजुअल continuous increase in average temperature of earth surface and earth atmosphere which can cause extensive warming of earth and can cause climate changes is known as global warming। इस ग्लोबल वार्मिंग को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या हम कहें अर्थ सरफेस व एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे व लगातार बढ़ता रहे तो अर्थ बहुत गर्म हो जाएगी और इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और इसके कारण ही क्लाइमेट भी चेंज होते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का एक जनरल आइडिया था कि किसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और इससे क्लाइमेट चेंज होते हैं। अब हम कह सकते हैं कि यदि अर्थ एक लिमिट तक वार्म रहे तो यहाँ पर लाइफ रह सकती है, और यदि एक लिमिट के बाहर ये गर्म होने लगे तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। अब हम यहाँ पर लेते हैं अर्थ सरफेस टेम्परेचर राइज होने के कारण। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो किन किन कारण से बढ़ता है, उसमें हम जो लेते हैं वो सबसे पहले लेंगे नेचुरल कॉजेज़, जिनके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है, ये नेचुरली होते हैं। इसमें सन एक्टिविटी और वॉल्केनिक इरप्शन या ज्वालामुखी का फटना आता है। किंतु ये जो नेचुरल इफ़ेक्ट हैं ये बहुत ही कम होते हैं, इसलिए हम इनको बिल्कुल नगण्य मान लेते हैं। रोक तो नहीं सकते हैं पर इनको हम एक नगण्य मान के चलते हैं। दूसरा जो हम इफ़ेक्ट लेते हैं वो आता है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़। ये एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ क्या है, यानी कि मानवजन्य कारण। सबसे बड़े रीज़न तो यही होते हैं। इसमें जो मेन आते हैं उसमें सबसे पहला है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज़। इनके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सबसे मेन कारण यही है ग्लोबल वार्मिंग के, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। पर इनको हम रोक तो नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर डेवलपमेंट करना है तो ये इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, इन सब पावर प्लांट, ये सब भी ज़रूरी है। पर बस ये है कि इनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है उसको हम कुछ हद तक कम कर सकें, और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन इन्हीं से बढ़ता है। तीसरा जो रीज़न है या जो नेक्स्ट जो रीज़न है उसके अंदर आता है इंक्रीज़ यूज़ ऑफ सी, लैंड एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है।
अगर हम एक एग्जांपल लें, एयर ट्रेवल कैन बी टर्म्ड एज लग्जरी एमिशन नॉट एज ए सर्वाइवल एमिशन। ये एक लग्जरी क्लास है, ये कोई सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, पर इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट आता है फार्मिंग। फार्मिंग से भी कुल मीथेन का 45% और कुल कार्बन डाइऑक्साइड का 20% पार्ट का इमिशन इससे होता है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। इसके कारण जितना एब्जॉर्प्शन ट्रीज़ प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं वे नहीं कर पाते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन जब होता है तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रीज़ और प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, पर डिफॉरेस्टेशन के कारण जितनी करनी चाहिए जितनी होनी चाहिए उतना एब्जॉर्प्शन कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं हो पाता है, तो वो भी फिर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजर्स। लगभग 62% पार्ट ऑफ द टोटल नाइट्रस ऑक्साइड इसके कारण से ही एमिट होती है। नेक्स्ट है परमाफ्रॉस्ट। ऐसे ठंडे स्थान जहां आइस की बहुत थिक लेयर है, उनके पिघलने से उस आइस आदि में ट्रैप्ड ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है। अनुमान है कि केवल साइबेरिया में ही 500 बिलियन टन्स की ग्रीन हाउस गैस वहाँ पर होती है। तो जितने भी ठंडी जगह हैं उनका जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, आइस मेल्ट होंगे, आइस मेल्ट होने के कारण से उनके अंदर जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप्ड है वो सब रिलीज़ हो जाती है, वो सब रिलीज़ होती है, तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग का एक रीज़न बनती है। उसके बाद आता है इसके अंदर वो है लाइव स्टॉक एंड गार्बेज। इसके कारण मीथेन का बहुत अधिक इमिशन होता है। ये जो गार्बेज हैं उनसे मीथेन गैस बहुत अधिक निकलती है, तो वो भी क्लाइमेट में जाती है और ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बनती है। ये सब कुछ रीज़न थे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के। रिसर्च से ये पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीज़न ग्रीन हाउस गैसेज ही है। जैसा कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज की एब्जॉर्बिलिटी ऑफ और रेडिएटिव फोर्सिंग डिफरेंट होती है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रीन हाउस गैसेस का होगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी का रिटेंशन होगा और उतना ही अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा और उससे एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। अब हम लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसके ग्लोबल वार्मिंग के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि उसमें सबसे पहला आता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग अर्थ सरफेस एंड एटम विल बिकम हॉटर एंड इट्स एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर विल राइज। दूसरा जो इसका कॉन्सिक्वेंस है वो है दिस में रिजल्ट इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसे समर और ज़्यादा हॉटर होगी, विंटर और ज़्यादा कोल्ड होगी, इसी तरह बारिश भी बहुत इंटेंस होगी और ड्रॉट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो इसका कॉन्सिक्वेंस है उसमें रिसर्च टेल्स अस दैट बाय द ईयर 2100 जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो लगभग 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज हो सकता है, जिससे एग्रीकल्चर यील्ड भी कम होगी। और जब एग्रीकल्चर यील्ड कम होगी तो स्केर्सिटी ऑफ फूड होने से फेमिन या हम कहें कि उससे भुखमरी भी बढ़ती है या बढ़ेगी। दूसरा जो इसका कॉन्सिक्वेंस है उसके अंदर आता है ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघलने लगेंगे और जब ये तेज़ी से पिघलेंगे तो उससे रिवर में बाढ़ के हालत पैदा होने लगते हैं। बाढ़ आती है तो पीने के पानी की कमी होने लगती है और उससे एपिडेमिक फैलेगी। नेक्स्ट जो है उसमें आता है
यही कि ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से सी लेवल बढ़ेगा, उससे आइलैंड और जो कोस्टल सिटी है वो सी में डूब जाएंगी। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बाय द ईयर 2100 इज सी लेवल विल राइज बाय 2 to 3 फीट। इतना सी लेवल 2100 तक बढ़ जाएगा। और जब सी लेवल बढ़ेगा तो उससे लैंड एरिया भी कम होता जाता है, तो उससे फिर बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। उससे ज़्यादा खेती नहीं हो पाएगी, लोगों के रहने के लिए प्रॉब्लम होगी, इंडस्ट्री वगैरह सबके ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर मीन्स इंक्रीज सरफेस टेम्परेचर विच कॉजेज इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर विच इंक्रीज प्रेसिपिटेशन रेट विच इंक्रीजेज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल भी ज़्यादा होगा और ये सारे इफ़ेक्ट इसके अंदर पड़ते हैं। तो ये जो क्लाइमेट है इसके चेंज होने से इसके बहुत अधिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इनसे फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर इफ़ेक्टिव उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट केवल एक वर्ड ही नहीं है, ये पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर को चेंज कर देते हैं और उसके फिर चाहे हम कहें उसके इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट होते हैं या हम कहें उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और उससे पूरे जो है पूरी मानव जाति, प्लांट, एनिमल सब के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। ये हमारा पूरा था ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। जब हमको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट लेना होता है तो उसके साथ साथ हमको ग्लोबल वार्मिंग भी पढ़ना ज़रूरी है। तो ये दोनों जो टॉपिक हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। थैंक यू।